नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में कनाडा का विधानमंडल यानी कनाडा की संसद की क्या शक्तियां हैं, कौन से सदन हैं, कैसे उसका विकास हुआ, ये सब पढ़ेंगे। कनाडाज पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेम्स फ्रॉम द ब्रिटिश और वेस्टमिंस्टर ट्रेडिशन, यानी कनाडा के संविधान में फॉर्मल और इनफॉर्मल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यह मेंशन है कि हम ब्रिटिश परंपरा को अपनाते हैं। ब्रिटिश परंपरा हमारे लिए आदर्श है। भले वो वेस्टमिंस्टर 1884 का 64 का क्यूबेक अधिवेशन हो या 1982 का जो अधिनियम है वो हो। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द क्राउन, द सीनेट एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे भारत में पार्लियामेंट में तीनों को शामिल किया जाता है, वैसे ही कनाडा में भी पार्लियामेंट से तात्पर्य तीनों से है। कनाडा का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन हैं। जो अपर हाउस है उसे सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। 2 सदन क्यों हो, इस पर भी क्यूबेक सम्मेलन में बहस हुई। तो क्यूबेक सम्मेलन में जो संविधान निर्माता थे, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने देखा कि अमेरिकी जो अनुभव है उससे वो खुश नहीं थे। अमेरिकी अनुभव में उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग राज्य होने की वजह से अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ती है, और दूसरा वहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी बजाय उन्होंने ब्रिटिश जो परंपरा थी उसको ज़्यादा अच्छा पाया और उन्हें अपने अनुभव के नज़दीक पाया। उन्होंने सीनेट की व्यवस्था प्रथम सदन की जल्दबाजी पर नियंत्रण लगाने तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से की। देखिए, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है सीनेट? जो पॉपुलर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वो किस आधार पर चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर कौन आएंगे? जो बहुसंख्यक है। यह बहुसंख्यकता है, यह किस आधार पर हो सकती है? धर्म के आधार पर हो सकती है, संपत्ति के आधार पर हो सकती है, क्योंकि हर समाज में संपत्ति थोड़े से लोगों के पास रहती है। तो संपत्ति यानी वो लोग चुनकर आ सकते हैं जो कि संपत्तिशाली लोगों के विरुद्ध अपना मत रखते हों, यानी संपत्तिशाली के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो यह किसी भी प्रकार का बहुसंख्यक से मिलकर बना हुआ सदन होता है। तो हो सकता है यह अल्पसंख्यकों की उस कदर रक्षा ना कर पाए जो संविधान फ्रेमर्स चाहते थे। इसलिए सीनेट्स है वह किसी भी प्रकार के बहुसंख्यक का, यानी जो मेजोरिटेरियनिज्म है किसी भी टाइप का, उसकी रक्षा, उसके विरुद्ध अल्पसंख्यकों की रक्षा के इरादे से भी रखा गया। सदस्य संख्या, जहाँ तक बात सीनेट की है, यहाँ बात सीनेट की हो रही है। सीनेट में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट में इसकी संख्या 72 निर्धारित की गई थी। आज इसकी संख्या है वो 105 है, यद्यपि 113 अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी एडिशनल 4 या 8 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा को है। देखिए, जो एडिशनल मेंबर्स की नियुक्ति है यह अपने आप में एक विलक्षण विशेषता है कि अगर ऐसा गतिरोध हो जाए कि सरकार है उसको पर्याप्त समर्थन सीनेट से नहीं मिल पा रहा है, तो एडिशनल मेंबर्स की नियुक्ति गवर्नर जनरल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो नियुक्ति होगी वह कैबिनेट की सलाह पर पीएम अनुशंसित करेंगे और पीएम की अनुशंसा पर गवर्नर जनरल करेंगे। सीनेट्स की जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन होता है, और यह मनोनयन वो तब तक उस पद पर बने रहते हैं जब तक वो 75 वर्ष के ना हो जाए। कनाडा में 4 क्षेत्र हैं, 10 प्रांत और 3 टेरिटरी से मिलकर के 4 क्षेत्र बनते हैं: ओंटारियो, क्यूबेक, मैरीटाइम प्रोविंसेस और वेस्टर्न प्रोविंसेस। ओंटारियो में 24 सीट, क्यूबेक में 24 सीट, मैरीटाइम प्रोविंसेस में 3 प्रांत आते हैं: न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया तथा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो इनको 10, न्यू ब्रंसविक को, नोवा स्कोटिया को भी 10 और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को 4 सीटें
सीनेट की आवंटित है। वेस्टर्न प्रोविंसेस अल्बर्टा 6, ब्रिटिश कोलंबिया 6, मैनिटोबा 6 एंड स्केचुएन 6। इन 4 प्रांतों के अलावा एक टर्म और आती है, वो है अटलांटिक प्रोविंसेस। क्या है अटलांटिक प्रोविंसेस में जो मैरीटाइम प्रोविंसेस हैं, इनके 3 प्रांत के साथ साथ न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर का प्रांत भी इसमें शामिल है। हमें पता है न्यू फाउंडलैंड 1949 में कनाडा का 10वां प्रांत बना, 1949 में शामिल हुआ था। तो 1949 में जब ये शामिल हुआ तो उसे सीनेट की 6 सीटें अलॉट हुई। 3 टेरिटरी हैं, उनको एक एक सीट सीनेट की अलॉट हुई। तो इस प्रकार से ये जो सीटें हैं इनका वर्गीकरण इस प्रकार रहता है 105 का। जॉन ए मैकडोनाल्ड जो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे बहुत लंबे समय, ये एक आर्डेंट फेडरलिस्ट थे। इन्होंने कहा सीनेट एक सोबर सेकंड थॉट के चैम्बर के रूप में कार्य कर रहा है। 1867 के BNA में प्रोविंस ऑफ कनाडा प्लस नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रुन्सविक की बने, यानी 3 क्षेत्रों की 24x3 के आधार पर 72 सीटें आवंटित हुई। 1999 से ये 105 सीटें बनी हुई है, ये हमने देख लिया। सीनेट के सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं हैं वो हैं न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, जिस प्रांत से चुने जाते हैं उसके सदस्य होने चाहिए, $4000 की वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति होना। ये एक्चुअली चुने नहीं जाते, मनोनीत होते हैं। $4000 की वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति होना, ये एक तरीके से विचित्र प्रावधान है, यानी गरीबों के लिए यह एक सदन नहीं है। सीनेट के सदस्यता खो सकते हैं। कब खो सकते हैं? संसद के 2 लगातार अधिवेशनों से अगर वो अनुपस्थित रहें, दूसरे देश की निष्ठा की शपथ ले लें या इस प्रकार की निष्ठा की घोषणा कर दें, तथा दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लें या दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लें। अगला है दिवालिया या सार्वजनिक कोष का गबन कर लें। राजद्रोह, महापराध या घृणित कार्य के लिए दंडित हो चुके हों, जिस प्रांत से चुने जाएं उससे दूसरे में चले जाएं तथा सीनेट से त्यागपत्र दे दें। ये वो स्थितियां हैं जिसमें सीनेट की सदस्यता खो सकते हैं। सदस्य मनोनीत होते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड फॉर सीनेट अपॉइंटमेंट की अनुशंसा पर, PM की सलाह पर। यानी ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये PM को सलाह देता है और PM नाम सजेस्ट करते हैं गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल नियुक्त करते हैं सीनेट के सदस्यों को। अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है और वही हटाते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर यह कार्य होता है। जहाँ तक बात सीनेट के अधिकार और कार्यों की है, धारा 23 में कहा गया है कि वित्त विधेयक सीनेट से प्रारंभ नहीं किए जा सकते। यानी ये एक बात कही गई है, वित्त विधेयक सीनेट से प्रारंभ नहीं किए जा सकते। इसके अलावा कोई ज़्यादा खास व्यवस्था नहीं मिलती कि किसको कितने अधिकार होंगे। इस वजह से सैद्धांतिक रूप से दोनों सदनों को बराबर शक्ति है, एक्सेप्ट दिस, वित्त विधेयक सीनेट से प्रारंभ नहीं किए जा सकते। लेकिन व्यवहार में हाउस ऑफ कॉमन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीनेट से, और अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल, अत्यधिक शक्ति का उपभोग हाउस ऑफ कॉमन करता है बजाय सीनेट के। इसकी वजह है कि सीनेट चूँकि लेजिस्लेशन का पार्ट है और लेजिस्लेशन, अधिकांश लेजिस्लेशन मंत्रियों के द्वारा आरंभ बिल से होता है, और मंत्री किसके सदस्य होते हैं? मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होते हैं। मैकेंजी सरकार ने 1920 में एक परंपरा आरंभ की कि एक बिना विभाग का मंत्री सीनेट से लिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में हम क्या देखते हैं कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड के जो सदस्य हैं वो मंत्री हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सीनेट के सदस्य मंत्री नहीं होते, और मंत्री कानून बनाते हैं। तो डेफिनेटली सीनेट के सदस्यों के जो सामान्यतः कानून आरंभ नहीं करते हैं, तो इस वजह से कानून निर्माण में सीनेट है वो बहुत ज़्यादा गौण हो गया है। इसका जब गतिरोध पैदा हो जाए तो अतिरिक्त सदस्य बनाने का प्रावधान है, ये 4 या 8 अतिरिक्त सदस्य बनाए जा सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, जब गतिरोध पैदा हो गया तो सरकार ने एक्स्ट्रा सदस्यों की नियुक्ति की।
कार्यकाल 75 साल की उम्र तक होता है सीनेट्स का, पहले आजीवन होता था, अब यह 75 साल की उम्र तक फिक्स है। हाउस ऑफ कॉमन, देखिए हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है। सदस्य संख्या 338 है 2015 से, 295 प्लस एडिशनल, यानी 295 सदस्य संख्या संविधान में इसकी बेसिक निर्धारित है। साथ साथ 2-3 अन्य क्लोज हैं, इनकी वजह से एक्स्ट्रा मेंबर्स जुड़ जाते हैं। और ये जो क्लोज हैं, ये क्लोज हैं, उनमें एक क्लोज है सीनेटेरियल क्लोज। सीनेटेरियल क्लोज के तहत किसी राज्य से हाउस ऑफ कॉमन के जो सदस्य चुने जाएंगे वो उस राज्य से मनोनीत जो सीनेटर्स हैं उससे कम नहीं हो सकते। दूसरा है ग्रैंडफादर क्लोज, यानी उस राज्य से जो सदस्य चुने जाएंगे वो 1985 में थे, उससे कम नहीं हो सकते। तो इन दोनों क्लोज की बदौलत जो टोटल स्ट्रेंथ है वह 295 से बढ़कर ज़्यादा हो जाती है और वह 338 हो जाती है। 2 अपवादों को छोड़ करके सभी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो एकल सदस्य ही हैं। प्रिंस एडवर्ड द्वीप के हैलफैंक्स एंड क्वीन, ये 2 ऐसी कंस्टिट्यूंसी हैं जो द्विसदस्य ही हैं। सदस्य संख्या क्यों बढ़ जाती है ये हमने देख लिया। इस सदन की जो टर्म्स की बात है, यद्यपि इसका टर्म्स है वो 5 ईयर्स है, लेकिन प्रधानमंत्री सामान्यतः 4 साल बाद में चुनाव की, इसको डिजोल्व करके चुनाव की घोषणा कर देते हैं। तो ये थोड़ा विचित्र बात है कि किस प्रकार सत्ता में होने के बावजूद टाइम बचा हो फिर भी चुनाव की घोषणा हो जाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या का जो वितरण है, हाउस ऑफ 10 प्रांत में 335 और 3 टेरिटरी में 3, यानी जो 3 टेरिटरी हैं कनाडा की, प्रत्येक टेरिटरी से 1-1 सीटें तो सीनेट्स में जाती है और 1-1 व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन में जाता है। सबसे ज़्यादा ओंटारियो जो राज्य है वह सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कैनेडियन स्टेट है। यद्यपि क्षेत्रफल वाइज क्यूबेक सबसे बड़ा है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन ओंटारियो में है। इस वजह से ओंटारियो में सीटें 121, क्यूबेक में 78 और उसी अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में ये सीटें घटती जाती है। बाउंड्री कमीशन, जैसे भारत में परिसीमन आयोग होता है डिलिमिटेशन कमीशन, वैसे ही वहाँ बाउंड्री कमीशन केंद्र सरकार गठन करती है। केंद्र सरकार को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। मतदाता कौन हो सकता है इस चुनाव में? मतदाता कौन हो सकता है? तो डोमिनियन एक्ट 1921 कहता है कि समस्त ब्रिटिश प्रजाजनों को जिनकी उम्र 21 वर्ष है, यानी कनाडा में निर्वाचन के दिन से सामान्यतः 1 वर्ष रह चुके हैं, यानी 1 वर्ष उनको रहते हुए हो गया और 21 वर्ष उनकी उम्र है, ब्रिटिश प्रजाजन सभी उसमें वोट डाल सकते हैं। और मतदाता को इस 1 वर्ष में 2 माह उस क्षेत्र में भी रहना होगा जहाँ से वह वोट डालेगा। निर्योग्यताएं हैं पागल, दंडित, अपराधी तथा निर्वाचन संबंधित अगर अवैधानिक या भ्रष्ट आचरण वो करते हैं तो वो वोट नहीं डाल सकते। कनाडा इलेक्शन एक्ट 2000 यह उम्मीदवार की योग्यता और निर्योग्यता तय करते हैं। पहली जो योग्यता है वो है कि अगर आप एलिजिबल वोटर हैं, यानी अभी हमने जो वोटर्स की योग्यता देखी थी, अगर वो हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, जो कैदी हैं, कैदी चुनाव नहीं लड़ सकते, यद्यपि कैदी वोट दे सकते हैं। तीसरा, निर्वाचन संबंधी जो अपराध हैं उनकी आपको दोष सिद्धि नहीं होनी चाहिए। ये तो वोटर्स वाले में भी रिपीट हो जाता है, वोटर्स वाले में भी है। अगला है कि अगर आप प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं, अगर आप प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं, शरीफ हैं, क्राउन अटॉर्नी हैं, अधिकांश जजेज तथा इलेक्शन ऑफिशियल्स को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती। सदन के जो पदाधिकारी हैं वो स्पीकर और उप स्पीकर हैं। ये हमने देखा था कि कनाडा में जो स्पीकर की राजनीतिक तटस्थता का ब्रिटेन का आदर्श है वह फॉलो होता है। यह राजनीतिक तटस्थता का पालना होती है। इनकी नियुक्ति से संबंधित एक अभिसमय भी कनाडा में है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक बार अंग्रेज हैं
इंग्लिश मैन है तो अगली बार फ्रेंच को बनाया जाता है। अगर वो फ्रेंच हैं तो अगली बार इंग्लिश को बनाया जाता है, यानी अल्टरनेट यह व्यवस्था रहती है। यह यद्यपि अभिसमय है, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। जहाँ तक बात कनाडा में विधि निर्माण की है, चूँकि अधिकांश कनाडा का जो संविधान है, वो जो आदर्श हैं वो ब्रिटिश संविधान वाले हैं, तो ब्रिटिश की तरह ही यहाँ 3 वाचन और 5 चरण होते हैं। फिर गवर्नर जनरल उस पर हस्ताक्षर देते हैं। गवर्नर जनरल सैद्धांतिक रूप में स्वीकृति दे सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, सम्राज्ञी की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन व्यवहार में गवर्नर जनरल इन तीनों ही शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। यानी गवर्नर जनरल की जो शक्ति है यह औपचारिकता मात्र है। जो शक्ति का इस्तेमाल पीएम प्लस कैबिनेट करता है, और यही संस्थात्मक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है, ब्यूटी है कि वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में विभाजन होता है, और वास्तविक कार्यपालिका मिलकर बनी होती है पीएम एंड कैबिनेट से मिलकर। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।